हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल चैनल। आज हम लोग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ गए हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आभासी डमी गतिविधि के लिए कितने समय की अवधि आवश्यक होती है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डमी एक्टिविटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो हमारा नेटवर्क डायग्राम होता है उसमें डमी एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, डमी एक्टिविटी को हम डमी एक्टिविटी जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, इसको हम सिर्फ अपने नेटवर्क के डायग्राम में एक लॉजिकल रिलेशंस बताने के लिए हम इसको बनाते हैं। और इसको बनाने में हमको कोई रिसोर्सेज या कोई इक्विपमेंट्स या कोई टाइम नहीं लगता है। इसमें इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 0 होता है, और कोई इसमें रिसोर्सेज की भी आवश्यकता नहीं होती। इसको सिर्फ हम क्यों बनाते हैं, इसको लॉजिकल रिलेशंस अपने नेटवर्क डायग्राम में वहाँ पे लॉजिकल रिलेशंस देने के लिए हम बनाते हैं और इसको हम डैश लाइन से शो करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा, इसमें 3 पॉइंट हम आप लोगों को याद रखना है। नॉट रिक्वायर्ड एनी रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, किसी रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, या मशीनरी या लेबर या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती। और हमारा दूसरा पॉइंट है नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइम्स, और इसमें कोई टाइम नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता डमी एक्टिविटी के लिए टाइम कितना होता है, तो डमी एक्टिविटी के लिए टाइम्स आप लोगों क्या 0 टाइम्स होता है। ठीक है, वहाँ पे हम 0 टाइम्स लेते हैं। और थर्ड हमारा पॉइंट से क्या होता है, इसको हम शो कैसे करते हैं, इसको हम डैश ऐसे डैश से हम शो करते हैं। ठीक है, आइए हम एक एग्जाम्पल के मदद से हम समझते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा वन एग्जाम्पल्स। जैसे कोई एक्टिविटी नंबर ए है और ये एक्टिविटी नंबर बी है, ये एक्टिविटी नंबर सी है। जो हमारा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कोई छोटा सा ही काम हम करवा रहे हैं, तो ये हमारा दो स्टेज हैं इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के। ठीक है, एक तो पहला स्टेज मतलब कोई भी काम या मान लीजिए हमें क्या करवाना है, हम गड्ढा खोदवा रहे हैं। गड्ढा खोदने में हमें लग रहा है 5 दिन। ठीक है, और साथ साथ हम गड्ढा जो है हमारा खोदता जा रहा है और हम उसको फिलिंग भी करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें लग रहा है हमें 6 दिन। तो इन दो एक्टिविटी के बीच में यहाँ पे जो है रिलेशंस, जो ये हमने क्या दर्शाइए, जो हमने रिलेशंस दिखाया है, ये जो हमने रिलेशंस दिखाया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डमी एक्टिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको जो है दिखाने का हमारा क्या रीज़न है, ये ग्रामेटिकल रिलेशंस बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं लॉजिकल रिलेशंस। हम सिर्फ इसको हम लॉजिकल रिलेशन इसमें हम दिखाते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा, मान लीजिए कोई एक्टिविटी ए यहाँ से शुरू हुई, गड्ढा खोदने का काम यहाँ से शुरू हुआ और 5वें दिन यहाँ से ख़त्म हो गया। फिर साथ साथ गड्ढा भी खुद रहा है और फिलिंग्स भी चल रही है, दोनों काम क्या पैरेलल चल रहा है। एक गड्ढा खुदा तो उसमें हम फिलिंग कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी कहाँ पे सी पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो इन दो बी और सी के बीच में जो हमने रिलेशन दिखाया उसी को हम क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी बोलते हैं। और आपको डमी एक्टिविटी में 3 बातें याद रखनी है। डमी एक्टिविटी नॉट रिक्वायर्ड एनी रिसोर्सेज। ठीक है, ये किसी रिसोर्सेज की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती। और नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइम्स, किसी टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। और इसको हम डैश से शो करते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहें तो ये आपका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एक्टिविटी विच कम इमीडिएटली बिफोर अदर एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्लोट। अन्य गतिविधि के तुरंत पहले आने वाली गतिविधि को क्या कहते हैं। दैट एक्टिविटी विच कम इमीडिएटली बिफोर अदर एक्टिविटी इज कॉल्ड एज फ्लोट, या मील पत्थर, या पूर्ववर्ती प्रीडेसेसर, या परवर्ती सक्सेसर। ठीक है, अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल से एक यहाँ पे लेते हैं। ये कोई हमारी एक्टिविटी नंबर ए है, ये एक्टिविटी नंबर बी है, ये हमारा एक्टिविटी नंबर सी है। ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, द एक्टिविटी विच कम इमीडिएटली बिफोर अदर एक्टिविटी इज कॉल्ड फ्लोट, माइलस्टोन, प्रीडेसेसर और सक्सेसर। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक्टिविटी के तुरंत बाद आने वाली एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे ये हमने एक नेटवर्क डायग्राम सिंपल सा बनाया है।
ठीक है, ऐसा बनता नहीं है, लेकिन हमने सिंपल सा बना दिया। जैसे कोई एक्टिविटी 1 थी, ठीक है, एक्टिविटी नंबर ए स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, 2 पे ख़त्म हुई। और एक्टिविटी बी हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई, 2 से स्टार्ट हुई, काम हमारा शुरू हुआ और 3 पे ख़त्म हो गया। और एक्टिविटी जो हमारी सी है वो एक्टिविटी 3 से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पे हुई, एक्टिविटी 4 पे फिनिश हो गई। ठीक है, हमारा काम शुरू कहाँ पे हुआ, 1 से शुरू हुआ और फिनिश कहाँ पे हो गया, 4 पे हो गया। ठीक है, तो एक्टिविटी ए मान लीजिए, अगर एक्टिविटी ए का काम क्या है, इसका एक्टिविटी ए में क्या है, नींव की खुदाई करना, मतलब हम यहाँ पे डिगिंग कर रहे हैं, नींव की खुदाई कर रहे हैं। और हमारी एक्टिविटी बी क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं। जब नींव हमारी खुद जाएगी तो उसके बाद उसमें कंक्रीटिंग का काम करेंगे, पीसीसी का काम करेंगे। ठीक है, पीसीसी का काम करेंगे। फिर अब ये सी मान लीजिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, चिनाई का काम कर रहे हैं। ठीक है, चिनाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अब एक्टिविटी बी का प्रीडिसेसर एक्टिविटी कौन होगी, जो एक्टिविटी बी से कौन सा काम आ रहा है, कौन सा काम पहले आ रहा है, एक्टिविटी बी से कौन सी एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी बी के पहले कौन सी एक्टिविटी आ रही है, एक्टिविटी नंबर ए आ रही है। तो इससे जो पहले एक्टिविटी आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर। इससे जो पहले एक्टिविटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, और एक्टिविटी बी के बाद जो आगे उसके आ रही है, एक्टिविटी बी के बाद कौन सी एक्टिविटी सी आ रही है, सी में क्या काम हो रहा है, चिनाई का काम हो रहा है या ब्रिक वर्क हो रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इस एक्टिविटी को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सक्सेसर बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर, एक्टिविटी से पहले आने वाली जो एक्टिविटी होती है उसको हम प्रीडिसेसर बोलते हैं या पूर्ववर्ती बोलते हैं, और एक्टिविटी के तुरंत बाद जो दूसरी एक्टिविटी आती है उसको हम सक्सेसर बोलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किसी एक्टिविटी से पहले घटित हो चुकी एक्टिविटी को हम क्या, प्रीडिसेसर बोलते हैं। और किसी एक्टिविटी के तुरंत बाद घटित होने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं, घटित होने वाली एक्टिविटी को हम बोलते हैं सक्सेसर्स एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, नगर आयोजन में कौन से मुख्य कारक को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगर हम कोई नगर आयोजन कर रहे हैं या कोई नगर हम मान लीजिए बनाने जा रहे हैं या कोई सिटी हम बनाने जा रहे हैं, तो द मेन फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फर्स्ट इन टाउन प्लानिंग। अगर हम टाउन प्लानिंग कोई कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला हमें क्या देखना चाहिए, तो वहाँ पे हम सामाजिक आवश्यकता, सोसाइटी नीड्स देखेंगे, सोसाइटी की क्या क्या आवश्यकता है ये चेक करेंगे। या फिर दूसरा क्या ऑप्शन है, शशि निकाय, सांस्कृतिक विरासत और गवर्निंग बॉडी एंड कल्चरल, वहाँ का कल्चरल कैसा है, गवर्नमेंट बॉडी वहाँ की कैसी है, या टोपोग्राफी वहाँ पता करेंगे, या हम इकोलॉजी ऑफ द लैंड की इकोलॉजी पता करेंगे। तो जब हम कोई जैसे कि हमें कोई सिटी डेवलप करनी है, तो सबसे पहले जो हम उसमें प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, टोपोग्राफी, वहाँ की टोपोग्राफी पता करते हैं। टोपोग्राफी में क्या क्या आ जाता है, वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ की लैंड कैसी है, एरिया कैसा है, प्लेन एरिया है या पहाड़ी एरिया है, ये सब पता करते हैं। और जहाँ पे हम सिटी बना रहे हैं वहाँ पे रिवर्स वगैरह है, कैनाल्स है या डैम्स वगैरह कुछ बने हुए हैं, और वहाँ का क्लाइमेट्स कैसे हैं, ये सब हम टोपोग्राफी वहाँ पे सबसे पहले हमारी नीड्स होती है कि हम वहाँ पे टोपोग्राफी वहाँ की पता करें। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। हेलो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं क्या कह रहा है, पर्ट तकनीकी में कौन सा समय गणना के लिए माना जाता है। पर्ट जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। दो बातें इसमें पर्ट में आप लोगों को पहला पता होना चाहिए, ये जो होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है टाइम का क्या होता है, टाइम हमको पता नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कितने टाइम, 3 टाइम्स लेके चलते हैं। 3 टाइम्स होता है, कौन कौन सा होता है, एक आशावादी समय होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और सबसे अधिक संभावना वाला टाइम, और निराशावादी टाइम। आशावादी समय का मतलब ये समझ लीजिए जैसे कोई भी एक्टिविटी चल रही है, अगर वो एक्टिविटी अपने टाइम से ही जैसा हमने सोचा है वैसी एक्टिविटी चल रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आशावादी समय बोलते हैं। और सबसे अधिक संभावना वाला समय अनुमान, इसमें जो होता है अगर हम जो भी एक्टिविटी है उसमें सारे सब चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, मौसम ख़राब हो गया, या और भी चीज़ें हो सकती हैं उसमें, इन सब चीज़ों को हम इसमें कंसीडर करते हैं, तो उसको सबसे अधिक संभावना वाला समय लेते हैं। और निराशावादी समय या अनुमान, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इस एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटी हमारी चल रही है उसमें अगर पूर्ण काल होने से पहले अगर कुछ बाधाएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, इसमें अर्थक्वेक हो गया हमारा,
और आपका तूफान वगैरह हो गया, इन दोनों चीज़ों को इसमें हम नहीं लेते हैं। बाकी चीज़ों पे हम क्या है, किसकी वजह से एक्टिविटी में प्रभाव पड़ रहा है, उसको पूर्ण होने से उस पर हम क्या करते हैं, विचार कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज होता है, सैटेलाइट या इसरो वगैरह में ज़्यादातर ये सब यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती हैं यहाँ पे यूज करते हैं। और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। आगे हम थोड़ा डिटेल्स में इसको देखेंगे। ठीक है, पट और हमारा डी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो हमारा चौथे का कौन सा होगा, डी। इसमें 3 टाइम्स होते हैं। इसमें पट में 2 बातें याद रखें, इवेंट ओरिएंटेड होता है। इसमें टाइम की गणना, एवरेज टाइम की गणना हम निकालते हैं। इसमें जो होता है टाइम को हमें मालूम नहीं होता है कि ये हमारी एक्टिविटी जो भी हमने प्रोजेक्ट जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसमें टाइम का पता नहीं होता, इसलिए हम एवरेज टाइम इसमें लेके चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, निम्नलिखित में से एक सही कथन को चयन करें। ठीक है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। विकल्प में से सभी ऑल ऑफ द ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग, पहला क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था एक निर्णय सहायक उपकरण है जिसके द्वारा किसी विधि को सर्वाधिक किफ़ायती विधि के रूप में चुना जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग क्या है, इंजीनियरिंग डेवलपमेंट या इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बहुत सारे सहायक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या जिसके यूज से हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी इज ए डिसीजन असिस्टेंट टूल बाय व्हिच वन ऑफ द मेथड विल बी चूजन एज द मोस्ट इकोनॉमिकल वन। ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल होता है इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था अगर हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है, सी ऑप्शन है। इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था को समझने के लिए व्यक्ति को अर्थव्यवस्था की मूल शब्दावली, मूलभूत अवधारणाओं पर, ठीक है, इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था को समझने के लिए तो उसको क्या होना चाहिए, जो भी इंजीनियर्स होगा उसको इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो उसको क्या करेगा वो, तभी तो उसको अप्लाई कर सकता है अच्छे से। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने डी ऑप्शंस की तरफ। हमारा डी ऑप्शन क्या है, डी है, इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था उन गणितीय तकनीकों का एक ऐसा संग्रह है जो आर्थिक तुलनाओं को सरल बनाती है। ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी, जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग अर्थव्यवस्था एक ऐसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे कामों को क्या करती है, बहुत आसान बना देती है। मैथमेटिकल टेक्निक्स कुछ हम यूज कर सकते हैं उसमें आसान। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन, निर्माण प्रबंधन के नेटवर्क तकनीकियों में आशावादी समय, निराशावादी समय। ठीक है, निर्माण प्रबंधन के नेटवर्क तकनीकियों में आशावादी समय, निराशावादी समय और संभावित समय, यह समय अनुमान के प्रकार हैं। ठीक है, समय का अनुमान लगाते हैं हम किस में लगाते हैं, पर्ट में लगाते हैं, अभी मैंने बताया था। और पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको से क्वेश्चंस में पूछा था, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक होता है। और पर्ट किस पे आधारित होता है, ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, घटना पे आधारित होता है। 2 बातें याद रखनी है इसमें। और इसमें टाइम कैसे डिफाइन करते हैं, इसमें 3 टाइम्स हम लेके चलते हैं। कौन कौन सा टाइम लेके चलते हैं, आशावादी समय, निराशावादी समय एंड संभावित समय। ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स, पेसिमिस्टिक टाइम्स एंड मोस्ट लाइकली टाइम बोलते हैं। तो ये किस में होता है, ये सीपीएम में होता है, सीपीएम नहीं होता है। गतिविधि एक्टिविटी क्या होती है वो तो पता ही आप लोगों, पीआरटी पर्ट में होता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, पर्ट किस पे बेस है, इवेंट ओरिएंटेड पे बेस है। और हमारा सीपीएम किस पे बेस होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सीपीएम जो होता है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, सीपीएम में जो होता है हमें टाइम का पता होता है, अपने प्रोजेक्ट जो भी हमारी एक्टिविटी होती है, हर एक्टिविटी की डिटेल्स हमें वहाँ पता होती है, हमारी ये एक्टिविटी कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और पर्ट में हर एक्टिविटी के बारे में इसमें कोई पता नहीं होता कौन सी एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी दी गई गतिविधि के लिए संभावित समय की गणना करें, जहां T0 = 22 दिन, T1 = 30 दिन एंड TP = 50 दिन। तो इसका जो हमारा फार्मूला है, एवरेज टाइम निकालने का जो फार्मूला है वो है हमारा TE
इक्वल टू टी नॉट प्लस 4 TM प्लस TP। ठीक है, यहाँ पे टी नॉट जो है हमारा वो क्या है, ये है आशावादी समय, ये है हमारा मोस्ट लाइकली टाइम्स, ये है निराशावादी समय। ठीक है, तो हमारे पास टी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, डिवाइडेड बाई और क्या होता है 6। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। टी नॉट 22 प्लस T1 30 प्लस TP 4 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, 5 चौक 20, 230 और 252 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6, 6 चौक 24 और 6 दूना 12, 42 डेज आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है तो यहाँ पे 42 डेज आएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 42 ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस गलत है। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 मिनट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा 42 डेज। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो 42 हम लगा के आएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय विश्लेषण इनमें से क्या निर्धारित करने में मदद करता है। द फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प टू जज। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या हेल्प करता है, फर्म की परिचालन क्षमता और फर्म की वित्तीय स्थिति दोनों, या ना तो फर्म की परिचालन क्षमता और ना ही फर्म की वित्तीय स्थिति, फर्म की परिचालन क्षमता ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ द फिल्म या फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द फिल्म। जो हमारा वित्तीय फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प हम कैसे करते हैं, जो भी हमारी फर्म है या जो भी चीज़ है उसकी वित्तीय, उसकी सालाना या सालाना फाइनेंशियल पोजीशंस कैसी है उसकी। ठीक है, और परिचालन क्षमता की बहुत, ऑपरेशन इफिशिएंसी कितनी है उसकी, काम करने की, वर्क करने की। तो ये दोनों चीज़ों पे फाइनेंशियल एनालिसिस जो है दोनों चीज़ें पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है कि प्रोजेक्ट सेट में दिए गए रेखाचित्र त्रुटि रहित हैं। मतलब अगर जैसे हमने कोई ड्राइंग्स या कोई प्रोजेक्ट है प्लानिंग करके हमने जहाँ भी ये कॉन्ट्रैक्टर या साइट इंजीनियर को भेज दिया, अब वहाँ पे जो ड्राइंग को चेक करके बताएगा वो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जो हम बोलते चेक करके बताएगा, ड्राइंग को क्या करेगा, चेक करेगा, चेक करके बताएगा कि ड्राइंग जो है हमारी सही है या इसमें कोई फुल मिस्टेक्स नहीं है इसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परीक्षक बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षक, उसको चेकर बोलते हैं, चेकर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक एरियल परिवहन प्रणाली रस्सी या केबल मार्ग की जीवन प्रत्याशा प्रायः होती है। एरियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, रोप और केबल वाला सिस्टम जो होता है जिसको हम पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, लोग पहाड़ी एरिया में ज़्यादा यूज होता है, जहाँ से एक लोग क्या है उसमें एक पर्सन या 2 पर्सन 3-4 पर्सन की एक वो बनती है, केबिन होती है, उसमें बैठ के वो रस्सी के द्वारा, केबल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एरियल परिवहन प्रणाली। ठीक है, उसमें उसका जो हम केबल यूज करते हैं, जो हम उसमें क्या करते हैं, जो वहाँ पे हम केबल जैसे यूज करते हैं, ठीक है, केबल जो हम यूज करते हैं, तो उस केबल की लाइफ कितनी होती है, ये हमारे क्वेश्चंस में पूछ रहा है। ठीक है, तो उसकी लाइफ कितनी होती है अभी देख, तो जो केबल की लाइफ होती है वो कितनी होती है, 20 ईयर्स होती है। ठीक है, तो केबल जो यूज करते हैं उसकी लाइफ कितनी होती है, 20 ईयर्स होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक वैचारिक या बजट अनुमान परिमाण की व्यवस्था को ध्यान में रखकर द्वारा तैयार किया जाता है। कीपिंग इन व्यू द फिजिबिलिटी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, द प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्चुअल और बजट एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड बाई, किसके द्वारा किया जाता है। जो भी प्रोजेक्ट होता है, अगर वो जो भी प्रोजेक्ट हमने लिया है या जो भी प्रोजेक्ट करवा रहा है, तो उस प्रोजेक्ट जो बनवा रहा है, जाहिर सी बात है उसका जो मालिक होगा या जो उसका ऑनर होगा या मालिक होगा, जो फर्म का मालिक होगा, वो चाहे स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो कौन पे करेगा, जो प्रोजेक्ट बनवाएगा, तो वही तो मालिक द्वारा उसमें हिमसेल्फ करेगा। ठीक है, ऑनर ही होता है।
ठीक है। द प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्चुअल बजट जो इस्टीमेट आर प्रिपेयर्ड बाई, बजट तो वही तैयार करेगा, मालिक ही तैयार करेगा। जब मालिक के पास पैसा होगा, जो प्रोजेक्ट अपना बनवाएगा उसके पास पैसा होगा, तभी तो प्रोजेक्ट को वो काम शुरू करवाएगा। अगर पैसा नहीं होगा तो काम को नहीं शुरू करवाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा ये क्वेश्चन रहा, द एक्टिविटी विद मिनिमम शुड बी क्रैश्ड फर्स्ट। कौन सी एक्टिविटी को हम सबसे पहले क्रैश करेंगे। अब सबसे पहले क्रैशिंग्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे क्रैशिंग्स की दो बातें हमें ध्यान रखनी। क्रैश का मतलब होता है क्रैशिंग ऑफ एक्टिविटी, मतलब कम से कम हम जो भी एक्टिविटी को अगर हम किसी एक्टिविटी को अगर हम कम कर दें, जैसे कोई एक्टिविटी थी 2 दिन की एक्टिविटी थी, 5 दिन की एक्टिविटी थी, अगर हम इस एक्टिविटी में 2 दिन कम कर दें, इस एक्टिविटी को हम क्या करें 3 दिन कर दें। ठीक है, अगर हम एक्टिविटी की टाइम को हम कम कर रहे हैं तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का टाइम है या प्रोजेक्ट जितने टाइम से में ख़त्म हो रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट क्रैशिंग्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैशिंग्स बोलते हैं। ठीक है, क्रैशिंग का मतलब होता है अपने प्रोजेक्ट के ड्यूरेशंस को कम करना। ठीक है, जब हम प्रोजेक्ट के ड्यूरेशंस को हम कम करेंगे तो क्या होगा, हमारे कॉस्ट में भी थोड़ा कमी आएगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्रैशिंग बोलते हैं। ठीक है, क्रैशिंग हम वहाँ वैसे करते हैं जिसका टाइम सबसे कम होता है, उसी को हम सबसे पहले क्रैश करते हैं। तो ये है कॉस्ट स्लोप के बेस पे होता है। ठीक है, कॉस्ट स्लोप क्या होता है, थोड़ी सी आगे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की मदद से हम समझेंगे। ठीक है, क्रैश कॉस्ट क्या होता है, हमने कितने क्रैशिंग जो हमने किया है, कितनी कॉस्ट हमने जो हमारी क्रैश लागत थी या जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी उसमें कितने पैसे हमने कम कर दिए। ठीक है, या नॉर्मल कॉस्ट कितनी है, जो प्रोजेक्ट की नॉर्मल कॉस्ट थी या प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट थी, मान लीजिए प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट थी 1 करोड़, अब 1 करोड़ थी, अगर हमने क्रैशिंग कर दी कॉस्ट की, तो उसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है 80 लाख 70 लाख इतनी आ रही है। ठीक है, वो जो हम क्रैशिंग थोड़ा सा आगे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम पूरा डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी पद्धति क्रियाकलाप उन्मुख है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी ओरिएंटेड हमने बताया था, सीपीएम जो होता है हमारा क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, और जो पर्ट हमारा होता है वो कौन सा होता है, वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। इवेंट को हम बोलते हैं घटना, एक्टिविटी को हम बोलते हैं हिंदी में संक्रिया। ठीक है, ये 2 बातें आप लोगों को, बार चार्ट तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गतिविधि द्वारा आवश्यक औसतन समय, द एवरेज टाइम द एक्टिविटी वुड रिक्वायर। ठीक है, द एवरेज टाइम द एक्टिविटी वुड बी रिक्वायर, किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एक एवरेज टाइम जो होता है, ठीक है, संभावित समय जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी एक्टिविटी जो है, जो भी हमारी एक्टिविटी है या उसमें जो भी काम चल रहा है, चाहे खुदाई का काम चल रहा है, चाहे ब्रिकवर्क का काम चल रहा है, चाहे आरसीसी का काम चल रहा है, चाहे पेंटिंग का काम, चाहे प्लास्टर का काम चल रहा है, उसकी जो एवरेज टाइम है, अगर वो कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेक्ट तो ले सकते हैं कि 5 दिन में हो जाएगा, 6 दिन में हो जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम उसी को हम बोलते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम। सीपीएम का आशय क्या, सीपीएम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। सीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, और आप यहाँ पे पर्ट का क्या फुल फॉर्म होगा, 2 बातें आप लोगों को पता होना चाहिए, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, एक क्वेश्चन से आप लोगों को कई चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। बी इज़ द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, मजदूर को उसके द्वारा कार्य के संपादन में लगे समय के अनुरूप नहीं बल्कि किए गए कार्य के अनुरूप मिला भुगतान कहलाता है। मतलब जो भी हमने लेबर रख रखी है साइट पे, जो भी लेबर है, मजदूर है, जो भी मजदूर काम कर रहा है, अगर हम उसको
उसको पर डे के हिसाब से नहीं काम उसको पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं, पर डे के हिसाब से पेमेंट ज़्यादातर वैसे होता है, पर डे के हिसाब से होता है लेबरों का, ठीक है। एक दिन में वो कितना काम किया, अगर एक मजदूर वो क्या काम कर रहा है, ठीक है, अगर हम उसको मजदूर को हमने ये काम दिया, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें खुदाई करना है तो खुदाई करना है, ठीक है। तो अगर हमने इसको खुदाई करने का काम दिया तो इस खुदाई करने के काम को हम उसको क्या कहेंगे, पीस वेज वर्क, पीस वेज सिस्टम्स बोलेंगे, क्योंकि हम उसको काम, जो वो काम कर रहा है उस काम के हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। जो भी वो काम कर रहा है पीस वेज वर्क कि हमने उससे बोल दिया, मजदूर जो भी आया, लेबर आई, उससे हमने बोला कि आपको ये गड्ढा खोदना है, आप इसका कितना चार्ज लेंगे, या पूरा गड्ढा खोदने का कितना चार्ज लेंगे, पीस वेज वर्क उसको हम बोलेंगे, ठीक है। एक काम होता है कि हमने मजदूर पकड़ा लाया, उसको हमने काम दिया, कुछ भी करे, ईंटा धोए, ईट मतलब वो जो है क्या कर सकता है, या गड्ढा भी खोद सकता है, गड्ढा भी खुदवा कर सकते हैं उसको, या उसको हम ब्रिक्स भी एक स्थान से दूसरे, या मसाला भी बनवा सकते हैं, या कोई भी हम उससे कुछ भी हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम पर डे के हिसाब से देखते हैं। पीस वेज सिस्टम में ये होता है कि वो हम जिस काम के लिए उसको लाए हैं उसको हम उसी काम के पैसे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेस वेज सिस्टम्स हम बोलते हैं। द वर्कर इज पेड फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय हिम रेदर देन टाइम कंज्यूम्ड इन डूइंग इज कॉल्ड, जो भी काम वो कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पीस वेज सिस्टम्स में आता है वो। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये एक गतिविधि की लागत में बढ़ोतरी या घटोतरी की दर दर्शाने के लिए ढाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रति इकाई समय में घटोतरी को क्या कहते हैं, ठीक है। या द स्लोप यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी पर यूनिट डिक्रीज इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। जो हमारा कॉस्ट स्लोप होता है, तो ये जो होता है एक हमें स्ट्रेट लाइंस में आता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा कॉस्ट स्लोप है, स्ट्रेट लाइन में आता है। जो फिर हम इसको क्या किए, यहाँ तक मान लीजिए हमारा क्या है, कॉस्ट स्लोप, ये आया हमारा स्ट्रेट लाइन आया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको यहाँ से हम नीचे उतारा और इसको हमने यहाँ पे नीचे उतारा। तो यही ये वाला टाइम, पहला वाला जो एक्स एक्सिस है वो क्या टाइम बता रहा है, और वाई एक्सिस जो है वो क्या बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो इसकी यहाँ तक जो टाइम है वो क्या है, नॉर्मल टाइम है। और जो क्रैश यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, क्रैश टाइम है। तो मतलब हमने कितना, मान लीजिए हमारा प्रोजेक्ट का जो नॉर्मल टाइम था वो था 15 मंथ, तो हमने इसको क्रैश करके उसको 12 मंथ कर दिया, या 13 मंथ कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा प्रोजेक्ट का नॉर्मल कास्ट कितना था, इतना था, ठीक है। यहाँ तक प्रोजेक्ट की नॉर्मल कास्ट कितनी थी, 1 करोड़। अब हमने उसको थोड़ा सा क्रैशिंग किया तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या हो सकती है, बढ़ भी सकती है। टाइम जब हमने रिड्यूस किया तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कॉस्ट स्लोप, तो यहाँ पे जो होता है ये है, तो क्रैश कॉस्ट ये होता है नॉर्मल कॉस्ट। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो हुई, ये टोटल क्या है, ये क्रैश कॉस्ट है। क्रैश कॉस्ट में से अगर हम नॉर्मल कॉस्ट की वैल्यू घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। वैसे यहाँ पे देखिए ये टोटल वैल्यू कितनी है, नॉर्मल कॉस्ट की है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, क्रैश टाइम की है। ये नॉर्मल टाइम है, ये क्रैश टाइम है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो कॉस्ट स्लोप क्या होगा, थीटा। ये वाली जो हमने यहाँ पे थीटा माना है, ये किसी एंगल पे हमने इसको क्या किया हुआ है, बनाया है। मान लीजिए 90 डिग्री 45 डिग्री पे हमने इसको जो हमारा कॉस्ट स्लोप है उसको हमने बनाया है। तो जो हमारी थीटा आएगी, ये जो कॉस्ट स्लोप आएगा वो क्या आ जाएगा, सी सी माइनस सी एन अपॉन टी एन माइनस टी सी। तो ये जो हमारा फार्मूला क्या बन के आया, फार्मूला जो हमारा निकल के आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कॉस्ट स्लोप निकालने का, ठीक है। तो कॉस्ट स्लोप निकालने का जो फार्मूला निकल गया, थीटा इक्वल सी सी माइनस सी एन टी एन माइनस टी सी। तो ये फार्मूला भी आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसको हम कॉस्ट स्लोप बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट स्लोप क्वेश्चन क्या है, समय की वह मात्रा
जिससे परियोजना की समापन अवधि पर प्रभाव डाले बिना किसी गतिविधि में देरी की जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई एक्टिविटी है, मतलब किसी एक्टिविटी को अगर हम डिले कर दे रहे हैं, तो उस डिले करने से जो भी हमारा प्रोजेक्ट का, मतलब किसी एक्टिविटी को अगर हम डिले कर रहे हैं, डिले करने से अगर एक्टिविटी को हम क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, एक्टिविटी को हम देरी से कर रहे हैं, तो अगर हम एक्टिविटी को देरी से कर रहे हैं तो उसको करने से जो भी हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। मान लीजिए फ्लोट का एक सिंपल एग्जांपल आप लोग समझिए क्या होता है। मान लीजिए आपका जो भी टीचर है, आपके टीचर ने आपको क्या दिया, वो दिया, असाइनमेंट दिया। आपके टीचर ने कहा कि आपको ये असाइनमेंट कितने दिन में करना है, 7 डेज़ में करना है, ठीक है, 7 डेज़ में। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट का मतलब एक मीनिंग्स और निकल गया, तो रिलैक्सेशन, हमको कितना रिलैक्स मिल गया, ठीक है, रिलैक्सेशन कितना है वहाँ पे। अगर हम उसको देरी से कर रहे हैं तब भी हम रिलैक्स हैं, ठीक है। तो ये होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट। और हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। मान लीजिए टीचर ने आपको असाइनमेंट दिया है, असाइनमेंट का आपको टाइम दे दिया कि आपको ये असाइनमेंट 7 डेज़ में जमा करना है। अब वहाँ का जो क्लास का जो आपका एक तो टॉपर होगा, एक जो टॉपर बच्चा होगा, आपने उससे पूछा कि आप कितने दिन असाइनमेंट कब कर रहे हो, तो वो बोला कि मैं तो अभी कर दे रहा हूँ, हैंड टू हैंड कर दूंगा। तो वो कितना टाइम लिया, 0 डेज़ लिया, वो उसी दिन कर दिया। और जो एक क्लास का बैक बेंचर था, वो कितना टाइम लिया, वो कह रहा है मैं 7वें दिन करूँगा, तो वो 7वें दिन कर रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लोट निकल के आया, तो कितने दिन का फ्लोट, रिलैक्सेशन कितना यहाँ पे मिला, वहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो कितना है, 7 दिन का है, ठीक है, 7 डेज़। एक ने कब किया, एक ने, पहले वाले टॉपर ने क्या किया, पहले दिन जैसे टीचर ने क्या दिया उसको असाइनमेंट दिया, तो उसने फ़ौरन कर दिया, उसी दिन कर दिया। तो उसको रिलैक्सेशन कितना मिल गया, 7 दिन का रिलैक्सेशन मिल गया। रिलैक्सेशन का मतलब एंजॉय, अब वो 7 दिन तक एंजॉय करेगा। अब वो जो बैक बेंचर था, उसने क्या 7वें दिन किया, तो उसने जो है शुरू के 6 दिन क्या किया, उसने शुरू के 6 दिन उसने तो एंजॉय किया, और 7वें दिन उसने काम किया। और ये जो है जो टॉपर था, उसने पहले ही दिन काम किया, और बाकी आने वाले दिन जो 7 दिन थे, उसमें एंजॉय किया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी एक्टिविटी को मान लो देरी से भी कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में कोई फ़र्क ना पड़े, तो ये हमारा होता है फ्लोट। और फ्लोट कितनी तरह का होता है, 3 तरह का होता है। पहला होता है टोटल फ्लोट होता है, फ्री फ्लोट होता है, और इंटरफेरिंग फ्लोट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस टोटल फ्लोट, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो हमें ज़्यादा डिटेल्स में ज़्यादा हमें नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा जो होती लंबी हो जाती है, तो इसकी वजह से हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन में पूछ रहा है हम उसी का आंसर आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं, तो हमारा टोटल फ्लोट हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, निम्नलिखित संगठन प्रकार में से कौन सा सैन्य संगठन के रूप में माना जाता है। जाहिर सी बात, सैन्य संगठन कौन सा है, सैन्य संगठन वही होता है जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसी को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज़ द राइट आंसर। लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, बोलते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, निम्न में से कौन सा भारत में ट्रेड यूनियन नहीं है। भारत में जो यूनियन होता है, जो लेबर्स वगैरह होती हैं या जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए एक यूनियन बनाई जाती है। तो भारत में कौन सा लेबरों का यूनियन नहीं है। पहला क्या है, ऑल इंडिया यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, हिंद मजदूर सभा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये तीनों क्या है, तो इंडिया में यूज, इंडिया की क्या है, यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं। और ऑल इंडिया यूनियन के नाम से कोई यूनियंस नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जिस गतिविधि में कुल फ्लोट 0 के बराबर हो और महत्वपूर्ण पथ पर स्थित हो उसे कहा जाता है फ्लोट। अगर फ्लोट की वैल्यू जो होती है, मान लीजिए फ्लोट जो है वहाँ पे फ्लोट की वैल्यू क्या है, फ्लोट की वैल्यू अगर
जीरो आ रही है तो उसका क्या मतलब है, जहाँ पे फ्लोट की वैल्यू जीरो आ रही है तो इसका मतलब है इस एक्टिविटी, जिस एक्टिविटी की फ्लोट क्या होगी, जिस एक्टिविटी की फ्लोट अगर जीरो आ रहा है, फ्लोट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उस एक्टिविटी को, इस एक्टिविटी को डिले नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इस एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, डिले नहीं कर सकते। अगर इस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, डिले करेंगे तो जो हमारा प्रोजेक्ट का टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम प्रोजेक्ट क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। ठीक है, टोटल टाइम में प्रोजेक्ट हमारा नहीं कंप्लीट हो सकता। अगर यहाँ पे आप मान लीजिए अगर फ्लोट अगर दिया होता, फ्लोट की वैल्यू 2 थी तो इसका क्या मतलब था कि जिस एक्टिविटी में फ्लोट की वैल्यू 2 दे रखी है उसका क्या मतलब है, उस एक्टिविटी को हम 2 दिन क्या कर सकते हैं, 2 दिन हम डिले कर सकते हैं। अगर इस एक्टिविटी को हम 2 दिन भी डिले कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट का टोटल टाइम है या टोटल प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है, उस प्रोजेक्ट जो है अपने टाइम पे ही ख़त्म होगा। ठीक है, ना कि उसमें कोई देरी नहीं होगी। तो ये होता है, अगर फ्लोट जीरो है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर फ्लोट की वैल्यू जीरो आ रही है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं। अगर यहाँ पे फ्लोट जीरो है तो उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जिस गतिविधि में कुल फ्लोट शून्य के बराबर और महत्वपूर्ण पथ पर स्थित है उसे कहा जाता है। द एक्टिविटी दैट हैज़ टोटल फ्लोट इक्वल टू जीरो एंड लाइज ऑन क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ पे अगर लाई कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लैक बोलते हैं, या क्रिटिकल एक्टिविटी बोलते हैं, या क्रांतिक पथ, या फ्री फ्लोट बोलते हैं। सबसे पहले अब हमें यहाँ पे क्या समझना होगा, हमें समझना होगा कि जो है फ्लोट क्या होता है। ठीक है, फ्लोट का मतलब होता है रिलैक्सेशन। किसी भी एक्टिविटी को हम कितना रिलैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं या कितना हम उसको डिले कर सकते हैं। एक आप आम भाषा में समझिए, अगर हम किसी एक्टिविटी को अगर हम डिले कर रहे हैं और उस डिले करने से जो भी हमारा पूरा प्रोजेक्ट का जो शेड्यूल है, जो प्रोजेक्ट का हमारा शेड्यूल है उस पे क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, फ्लोट बोल सकते हैं। ठीक है, आप दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, अगर आप जो भी आपके जो आपका टीचर है या जो आपका प्रोफेसर है, आपके प्रोफेसर ने आपको क्या दिया, काम दिया, असाइनमेंट दिया है कि आपसे बोला कि असाइनमेंट आपको कितने दिन में करना है, 7 दिन में आप मुझे असाइनमेंट करके सबमिट करिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो क्लास में 2 टाइप्स के लड़के होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ होते हैं बहुत लेट कर लेते हैं। तो जो क्लास के जो टॉपर स्टूडेंट था उसने जो है शुरू का 2 दिन काम किया, काम करके अपना क्या किया, असाइनमेंट को उसने पूरा कर लिया। ठीक है, तो अब जो इसके पास जो रिलैक्सेशन बच गया, कितने दिन का रिलैक्स मिला इसके पास, 5 दिन का। गैप कितना मिलेगा, 5 दिन। अब ये शुरू के 2 दिन काम किया, ठीक है, तो इसने कितना रिलैक्सेशन मिला, इसके 5 दिन का मिल गया। अब ये 5 दिन आगे क्या करेगा, एंजॉय करेगा। ठीक है, अब इसके पास कोई काम नहीं रहेगा। अब जो शुरू के और दूसरा जो क्लास के जो बैक बेंचर्स होते हैं वो सोचते हैं थोड़ा लेट लतीफ़ काम करना। इसने क्या किया, इसने शुरू के 5 दिन तो इसने एंजॉय किया, शुरू का 5 दिन इसने यहाँ पे एंजॉय किया और लास्ट का 2 दिन इसने क्या किया, काम किया। तो यहाँ पे जो फ्री फ्लोट की संख्या जो है, यहाँ पे हम फ्लोट कितना बोल सकते हैं, यहाँ पे जो फ्लोट की वैल्यू है यहाँ पे 5 दिन है। फ्लोट का मतलब होता है किसी एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं। अगर हम डिले करते हैं तो जो भी हमारा प्रोजेक्ट का टाइम हमें कितना मिला है, 7 दिन मिला है, हमें 7 दिन में ही करना है। तो अगर ये शुरू के 2 दिन में कर लिया तब भी उसको 5 दिन का रिलैक्सेशन मिल गया, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 7 दिन हो गया। अब ये शुरू का 5 दिन और ये दूसरा वाला जो था वो शुरू के 5 दिन इसने क्या किया, एंजॉय किया, आराम किया या रिलैक्स लिया, तो उस लास्ट के 2 दिन काम किया, तभी टोटल टाइम कितना आया, 7 दिन आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बातें और हमें ध्यान रखनी है। अगर जो है फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे जो होता है, एक तो होता है टोटल फ्लोट, 3 वैल्यू होती है। एक पहला होता है हमारे पास टोटल फ्लोट। अगर आपका टोटल फ्लोट
टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 के बराबर है, तो हम इसको कहेंगे क्रिटिकल फ्लोट, क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर टोटल फ्लोट की वैल्यू 0 आ रही है तो जो भी एक्टिविटी है वहाँ पे, जो भी काम चल रहा है, मान लीजिए एक्टिविटी नंबर 1, ये एक्टिविटी नंबर 2, इसके बीच में मान लीजिए कोई या प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, प्लास्टरिंग का काम चल रहा है और इसके 5 दिन का काम है और इसका फ्लोट की वैल्यू कितनी है? 0 है, ठीक है। तो अब इस काम को जो है हम क्या कर सकते हैं, इसको हमें 5 दिन में ही ख़त्म करना है, ठीक है। अगर हमने इसको डिले किया तो क्या होगा, जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट का शेड्यूल टाइम था उसको वो क्या कर जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, वो क्या कर जाएगा, शेड्यूल टाइम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इस वाली एक्टिविटी को तो हम क्या करते हैं, छेड़ नहीं सकते। इसको जितना दिन इस एक्टिविटी का काम करने को मिला है, हमें उसी टाइम में इस एक्टिविटी को क्या करना है, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट की वैल्यू अगर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, वो जो है हमारा बराबर हो जाएगा क्रिटिकल एक्टिविटी के बराबर होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे दूसरा केस ये बनता है, अगर जो है हमारा, अगर फ्लोट की वैल्यू जो है, फ्लोट अगर फ्लोट की वैल्यू 0 के बराबर है तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। अगर फ्लोट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, सब क्रिटिकल का मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि प्रोजेक्ट का जो टाइम है, वो जो टाइम शेड्यूल हमने जो डिफाइन किया था 1 साल 2 साल, वो 2 साल से पहले क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट 11 महीने में या कुछ महीने पहले ही क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और बनती है, एक कंडीशन क्या बनती है, ये कंडीशन बनती है, अगर फ्लोट की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0 आ जाए तो हम इसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल का मतलब ये होता है, जो प्रोजेक्ट जो है, जो भी शेड्यूल टाइम था, मतलब 2 साल था, 2 साल ना लेके ये 2 साल 2 महीने लेगा, 2 साल 1 महीने में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का क्या होगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम, ये हमारी 3 बातें यहाँ, अगर फ्लोट की वैल्यू 0 देगा, टोटल फ्लोट की 0 वैल्यू जो, तो उसको हम क्रिटिकल एक्टिविटी बोल देंगे। अगर इसी क्वेश्चन में कह रहा है टोटल फ्लोट की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो उसको सब क्रिटिकल बोल देंगे। इसका मतलब सब क्रिटिकल का मतलब है कि जो भी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन से पहले क्या होगा, हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर जो है फ्लोट की वैल्यू लेस देन 0 देगा तो इसका मतलब सुपर क्रिटिकल होगा, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बातें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है। अब हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था, द एक्टिविटी दैट हैज़ टोटल फ्लोट इक्वल टू 0 एंड लाइज ऑन क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ वो होता है जहाँ पे टोटल फ्लोट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो उसी को हम यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाए क्रिटिकल एक्टिविटी, हम संक्रिया को क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो हमारा 21 का क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, बी रहा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीईडी विश्लेषण का पूरा नाम क्या है, वीईडी विश्लेषण का पूरा नाम क्या होता है, वेरी इसेंशियल डिजायरेबल, विटल इसेंशियल डिजायरेबल, वर्चुअल इसेंशियल डिजायरेबल, वाइटल इफिशिएंट डिजायरेबल। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा 23 क्वेश्चन। स्लैक एक घटना के अर्लियर फिनिश टाइम्स और के बीच का अंतर होता है। स्लैग क्या होता है, अब यहाँ पे हमें स्लैग समझना है। स्लैग भी बिल्कुल सेम होता है, किसकी तरह, फ्लोट की तरह होता है, फ्लोट की तरह ही होता है। फ्लोट हम कहाँ पे यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं, 2 बातें यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए। फ्लोट हम यूज करते हैं सीपीएम में, अगर क्वेश्चन आ गया सीपीएम में हम क्या यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं या स्लैग यूज करते हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, फ्लोट बताना पड़ेगा। और जो पर्ट में जो हम यूज करते हैं, पर्ट में हम क्या यूज करते हैं, पर्ट में हम स्लैग यूज करते हैं, ठीक है।
सेम मीनिंग यहाँ भी है। जो फ्लोट का मतलब हमने सीपीएम में बताया था वही मीनिंग है यहाँ पे है। स्लैक का मतलब पर्ट में स्लैक यूज होता है। स्लैक का मतलब ये होता है किसी एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं। अगर हम डिले कर रहे हैं तो हमारे प्रोजेक्ट का जो भी हमारा ड्यूरेशन है उसके ड्यूरेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो स्लैक्स की जो वैल्यू होती है, स्लैक दो डिफरेंस के बराबर होता है। एक तो होता है पहला होता है स्लैक इक्वल टू टी अर्लीस्ट फिनिश टाइम्स को हम टी से शो करते हैं माइनस TL लेटेस्ट फिनिश टाइम। किसी एक्टिविटी को हम अर्ली से बहुत जल्दी से जल्दी कब हम स्टार्ट कर सकते हैं और किसी एक्टिविटी को हम कब हम लेटेस्ट हम कब उसको हम फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्लैक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, किसी एक्टिविटी को हम कितनी जल्दी हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक्टिविटी वन एक्टिविटी है, ये दो एक्टिविटी हैं, ए एक्टिविटी, ठीक है, ये बी है, ये है हमारा 2, इसका जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 3 दिन। ठीक है, अगर माना कि इस एक्टिविटी को हम अर्लीस्ट कितने दिन में स्टार्ट 3 दिन में स्टार्ट कर सकते हैं, तीसरे दिन स्टार्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों को यहाँ पे क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि पूरा हमें डिटेल में जाना है। ठीक है, तो सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो स्लैक्स का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लेना है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम। किसी एक्टिविटी को हम जल्दी से जल्दी कब शुरू कर सकते हैं और किसी एक्टिविटी को हम जल्दी से जल्दी कब फिनिश करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो स्लैक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारा ये रहा 23 का हमारा कौन सा ऑप्शन है, 23 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक तीर क्या दर्शाता है, एन एरो रिप्रेजेंट। जो हम नेटवर्क्स जो हम बनाते हैं, जो हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क के अंदर कितनी बातें होती हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जैसे होता है, ये कोई नेटवर्क मान लीजिए हमने बनाया, ये ठीक है, ये है, फिर ये है, फिर ये है, 1 2 3 4, इन दोनों, चलो यहीं तक हमने बनाया। ठीक है, ये हमने डमी एक्टिविटी दिखा दिया, क्योंकि इन दोनों में लॉजिकल रिलेशन दिखाने के लिए हम डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में पूछ रहा है नेटवर्क डायग्राम में ये जो एरो होता है, यहाँ पे एक्टिविटी हम दिखाते हैं, ए एक्टिविटी है, ये बी एक्टिविटी है, ये हमारी सी एक्टिविटी। नीचे हम ड्यूरेशन दिखाते हैं, 2 दिन इसका काम है, इसका 4 दिन का काम है, इसका 5 दिन का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमने एरो दिखाया, इस एरो का क्या मतलब होता है। ठीक है, इस एरो, एक तीर क्या दर्शाता है, तो इसका जो मीनिंग्स होता है, ये जो तीर जो है इसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। तीर पे हमेशा हम कौन सी वैल्यू को दर्शाएंगे, हम एक्टिविटी को बताते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, संक्रिया होता है, कौन सी एक्टिविटी का काम चल रहा है, या मतलब यहाँ पे प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, या पेंटिंग का काम चल रहा है, या जो है खुदाई का काम चल रहा है, या कोई और एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड बोलते हैं। ये भी बातें आप लोगों को पता होनी, जो सर्किल में होता है उसको नोड बोलते हैं। और नोड क्या दर्शाता है, ये हमारे घटना को बताता है। घटना का मतलब क्या होता है, ये इवेंट को बताता है। ठीक है, इवेंट हमारा जो है, जो भी घटना है, हमारा इवेंट जो है, हमारा काम जो है, वो कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कब शुरू हुआ काम, नोड 1 से शुरू हुआ, और ख़त्म कौन से नोड पे हुआ, नोड 2 पे ख़त्म हुआ, कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड होता है। ये 2 बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। एक घटना को ये दर्शाता है सर्किल, ये वाला ऑप्शन। अगर ये वाला पूछता एक सर्किल क्या दर्शाता है, तो वो घटना को दर्शाता है। तो अब हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन बने हमारे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो किसको दर्शाता है, जो एरो जो होता है, एरो किसको दर्शाता है, ये जो होता है एक्टिविटी को दर्शाता है। और जो सर्किल किसको दर्शाता है, ये जो होता है किसको, हमारा इवेंट को दर्शाता है। ठीक है, ये 2 बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और हम देखते हैं अपने यहाँ पे ऑप्शन में, एक ऐसा विधि है जो विशिष्ट अवधि के दौरान वस्तुओं के विशेष या समूह की लागत में सापेक्ष परिवर्तन दर्शाता है। ठीक है,
is a device which show the relative changes in the cost of specific or groups item over a certain period of time। मतलब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें जो भी मटेरियल्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, मटेरियल्स में क्या आ जाता है, जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स है, मशीनरी है, पेंट है, और आपका मान लीजिए लेबर का खर्चा है, पानी का खर्चा है, और जितने भी स्टील कितनी यूज हो रही हैं, ठीक है, और आपका वहाँ पे कोर्स एग्रीगेट कितना है, फाइन एग्रीगेट कितना है, और वहाँ पे जो है लेबर कितना है, मिस्त्री कितना है, और वहाँ पे ये सब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे लेबर आइटम्स जो होते हैं उसको हम उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो बोलते हैं लागत सूचकांक बोलते हैं, ठीक है, कॉस्ट इंडेक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट इंडेक्स बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 का ये रहा। अब हम चलते हैं, एक डमी गतिविधि किसके द्वारा दर्शाई जाती है। देखिए डमी एक्टिविटी हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। डमी एक्टिविटी को हम किससे दर्शाते हैं, डैश डैश से दर्शाते हैं। और डमी एक्टिविटी का ड्यूरेशंस कितना होता है, टाइम कितना होता है, हमेशा 0 होता है, और किसी को कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, इसकी कोई रिसोर्सेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। 3 बातें आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा देंगे। तो हमारा समांतर दोहरी पूर्ण रेखा, पैरेलल डबल फॉल लाइन, ठीक है। एक डमी गतिविधि किसके द्वारा दर्शाई है, डॉटेड लाइन से हम दर्शाते हैं। ये ऑप्शन जो क्या है हमारा गलत दिया हुआ है, डॉटेड लाइन से, बिंदु की रेखा से दर्शाते हैं। हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंधन की मूल बातों के संदर्भ में टॉम का पूरा नाम है प्रबंधन, जो हमारा ये क्या नाम, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की द फुल फॉर्म ऑफ टॉम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के फॉर्म में टॉम का क्या फुल फॉर्म है, TQM का क्या फुल फॉर्म होता है। TQM का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फुल फॉर्म क्या होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भावी पीढ़ी की उनकी स्वयं की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने वाला विकास कहलाता है, ठीक है। The development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs is known as good development या टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भावी विकास, फ्यूचर डेवलपमेंट, स्मार्ट डेवलपमेंट। तो हमारा कौन सा होगा, जो संसाधन को डेवलपमेंट करने के लिए जो यूज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टिकाऊ विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, एक गतिविधि के लिए आशावादी समय 2 दिन है, आशावादी समय 2 दिन है, निराशावादी समय 8 दिन है, और सबसे अधिक संभावित समय 5 दिन है। तो पर का टोटल एवरेज टाइम निकालना है। एवरेज टाइम का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे होता है T0 + 4TP + TL, T0 TP और TL/6, ठीक है। तो यहाँ पे T0 की वैल्यू की है आशावादी समय, यहाँ पे देख लीजिए वैल्यूज़ क्या क्या कहती हुई हैं। मोस्ट लाइकली टाइम का आप लोग बस याद रखना, T0 यहाँ पे कितना हो, 2 + मोस्ट लाइकली टाइम कितना है, 5 × 4 + 8 / 6, 5 चौक 20, 8 28 2 30 / 6, 6 पंजे 30। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वृत्त क्या दर्शाता है, अभी हमने आप लोगों को यहाँ पे अपने पिछले क्वेश्चन में हमने क्लियर किया था। जो सर्किल्स होते हैं नेटवर्क में, जो सर्किल होता है वो क्या बताता है, इवेंट बताता है, घटना बताता है, हमारा जो भी वर्क है वो कब शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, जहाँ जिस नोड पे ख़त्म हो रहा है इसको हम घटना बोलेंगे, घटना नंबर 1, इसको बोलेंगे घटना नंबर 2, और जो
एरो होती है उस पे हम क्या दर्शाते हैं, एक्टिविटी को दर्शाते हैं। एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। इवेंट को हम क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं, एन इवेंट। तो हमारा आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे। लेकिन आप सभी लोग इस क्वेश्चन को एक दो बार देख लीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और कृपया चैनल्स पे बने रहें और चैनल्स को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ठीक, प्लीज़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ओके, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ओके, थैंक्स।